जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज के एपिसोड में मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार घटना बताने जा रहा हूँ जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले दिल्ली में हुई। क्या कि साहब, दिल्ली में हेमंत सोरेन आए हुए थे, झारखंड के सीएम हैं और झारखंड में इस वक्त एक कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। कांग्रेस उसमें जूनियर पार्टनर है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये शिबू सोरेन जो थे उनके बेटे हैं। तो सब वो 4 दिन पहले जो है वो पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे। वो सोनिया जी से और राहुल जी से मिलना चाहते थे। 4 दिन दिल्ली में पड़े रहे और सोनिया जी और राहुल जी इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनसे मिलने का उनको समय नहीं था और सब अंत में वो फाइनली मिले बिना वापस लौट गए रांची। तो ये खबर अखबारों में छपी। तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा कि भैया ये नई बात नहीं है, कांग्रेस का ये कल्चर रहा है बहुत पुराना। ऐसा ही एक घटना बहुत पहले 1982 में हुई थी, तब इंदिरा जी के ज़माने में। तो ये कांग्रेस की कोई नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या। तो 1982 में क्या हुआ था, एक ऐसी ही एक घटना हुई थी और जिसने इतिहास बना दिया था। हुआ क्या था कि तब कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे के विजय भास्कर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। तब वो आए दिल्ली और 3 दिन दिल्ली पड़े रहे और इंदिरा जी, खैर उन दिनों इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी अपना उल्टे पांव वापस चले गए आंध्र प्रदेश दिल्ली से। तो जब दिल्ली में से वो आंध्र प्रदेश वापस पहुंचे तो अखबारों में छपी कि साहब हमारा मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ 3 दिन दिल्ली पड़ा रहा और प्राइम मिनिस्टर ने मिलने का टाइम नहीं दिया। तो साहब वहाँ पे विपक्ष के एक नए नए नेता उभर रहे थे जो कि बहुत पॉपुलर फिल्म स्टार भी थे। उनका नाम था एनटी रामाराव। तो साहब एनटीआर, उनको एनटीआर बोलते थे, एनटीआर ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया पूरे आंध्र प्रदेश में। और जो उन्होंने जो मुद्दा बनाया उसको उन दिनों कहा जाता है तेलुगु बिड्डा, मतलब तेलुगु आत्मस्वाभिमान, कि ये तो हमारे आत्मस्वाभिमान पे ठेस पहुंची, ये तो हमारा अपमान किया है इंदिरा गांधी ने। और के विजय भास्कर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अर्थात हम तेलुगु लोगों का वो प्रथम नागरिक है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। और एक हमारा तेलुगु चीफ मिनिस्टर 3 दिन दिल्ली पड़ा रहा और प्रधानमंत्री ने मिलने तक का समय नहीं दिया। मतलब वो इतनी बड़ी हो गई है। और क्या तेलुगु स्वाभिमान इतना छोटा हो गया कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास हमारे लिए 1 मिनट का समय नहीं है। सब इस मुद्दे पे, सिर्फ इस मुद्दे पे एनटीआर चुनाव लड़ गए और चुनाव बम्पर मेजॉरिटी से जीत गए कि हमारा तेलुगु स्वाभिमान जो है दिल्ली की पावर सर्कल्स में जाके गिड़गिड़ाएगा नहीं। खैर वो उसके बाद एक बड़ा इतिहास है कि कैसे इंदिरा जी ने एनटीआर की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, कैसे उनकी बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिरा के और वो सब कुछ हुआ। वो उस इतिहास में नहीं जाएंगे। तो साहब ये कांग्रेस की समस्या बहुत पुरानी है। पर चलिए, इंदिरा जी तो फिर भी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के पास वाकई बहुत काम होता है, तो वो नहीं के विजय भास्कर रेड्डी को समय दे पाई। खैर चलिए, मुद्दा बन गया। अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में एक और मुद्दा बना था, अगर आपको याद हो कि ये अभी जो असम में जो चुनाव हुए हैं तो लगातार बीजेपी ने दूसरी बार चुनाव जीता है। पर ये 2 टर्म से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी असम में और वहाँ पे तरुण गोगोई जी बड़े सीनियर लीडर थे, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्हीं की मिनिस्ट्री में एक हेमंत विश्व शर्मा नाम के बहुत होनहार, बहुत तेज तर्रार मंत्री हुआ करते थे और उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे अपनी गवर्नमेंट को लेके। कांग्रेस की सरकार थी
और तरुण गोगोई जी पे ये आरोप था कि वो अब कांग्रेस की जैसी परंपरा रही है कि अपने एक नौसिखिए बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए ऐसी गोटियां चल रहे हैं, और जो असली टैलेंट है कांग्रेस लीडरशिप में उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो साहब हिमंता विश्व शर्मा जी राहुल जी से मिलने के लिए, उन दिनों शायद राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो राहुल जी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे साहब, और अपनी बातें और जो भी कंसर्न्स थे उनके, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लेके जो जो समस्याएं थी और चुनाव आने वाला तो उसके बारे में वो बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहते थे। खैर साहब राहुल जी ने समय तो दे दिया, पहले तो समय देना नहीं चाहते थे, खैर समय दे दिया उन्होंने। तो सब हिमंता विश्व शर्मा ने ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बताई है, अभी रिसेंटली भी बताई है। तो सब जब हिमंता विश्व शर्मा जी पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे लॉन में कुर्सियाँ लगी थी, हिमंता विश्व शर्मा जी बैठे थे, राहुल जी आए। तो जब राहुल जी आए तो उनके पीछे पीछे उनका कुत्ता है, उसका नाम पिद्दी है, पिद्दी भी चला आया। फिर और भी लोग बैठे हुए थे, तो सबके लिए सब चाय और बिस्किट्स आए। तो राहुल और हिमंत विश्व शर्मा जी बात कर रहे थे, तो राहुल जी जो है हिमंत विश्व शर्मा की बात कम सुन रहे थे और पिद्दी की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, पिद्दी से ज़्यादा खेल रहे थे। तब तक चाय बिस्किट आ गई साहब। तो पिद्दी ने क्या किया कि वो जिस प्लेट में बिस्किट पड़े थे ना, उसी में से बिस्किट उठा के खाना शुरू कर दिया। तो राहुल जी जो है ना, उन्होंने पिद्दी को पुचकारा, मुस्कुराए, और बाकी लोगों की तरफ ऐसे ऐसे करके ऐसे वो मुस्कुराए और बातचीत होती रही। तो हिमंता विश्व शर्मा जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब राहुल जी बोलेंगे कि ये सुनो, ये बिस्किट की प्लेट दूसरी लेके आओ, ये बिस्किट चेंज करो। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसी प्लेट में से राहुल जी ने एक बिस्किट उठा के खाना शुरू कर दिया, जिसमें से उनके कुत्ते पिद्दी ने खाया था। तो जब राहुल जी ने खाना शुरू किया तो बाकी लोगों ने भी उसी प्लेट में से बिस्किट उठा के खाना शुरू कर दिया। तो सब उसी वक्त बस ये जैसे ही लोग बाकी कांग्रेसियों ने उनका बिस्किट उठा के खाया जूठे का, हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि मैंने उसी क्षण ये निर्णय कर लिया था कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है, जहाँ कुत्ते का जूठा बिस्किट हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्टेट के लीडर्स को खिला रहा है, तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ से उठे और फिर बीजेपी अध्यक्ष के पास गए और उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। पिछली सरकार में असम में उप मुख्यमंत्री थे, इस बार बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, और जिस प्रकार वो लीडरशिप अपनी दिखा रहे हैं, तो पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि बीजेपी में लोग कहते हैं ना, बाकी पार्टीज़ में लीडरशिप का अकाल होता है, बीजेपी की सेकंड लाइन में मोदी के बाद जो लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं उसमें हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया जा रहा है आजकल। यस, कि मोदी के बाद सेकंड लाइन कौन सी है बीजेपी की, तो उसमें कहते हैं साहब योगी जी हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हेमंत विश्व शर्मा है वो बनेंगे, इसके अलावा योगी जी से तो बहुत सीनियर लीडर्स पड़े हैं अभी, हैं अमित शाह जी हैं। खैर साहब, तो साहब कांग्रेस हमेशा इस तरीके से अपने स्टेट लीडर्स को या अपने जूनियर लीडर्स को ट्रीट करती है। फिर ये कहते हैं कि साहब हमारे लीडर्स हमारे यहाँ टिकते नहीं हैं, हमारे यहाँ से भाग जाते हैं, बीजेपी हमारे लीडर्स तोड़ लेती है। तो बीजेपी हमेशा एक बात कहती है कि अरे भैया, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी लीडरशिप जो है, तुम्हारे विधायक हैं, तुम्हारे एमपीज़ हैं, तुम्हारे मिनिस्टर्स हैं, उनको संभाल के रखना भी हमारी जिम्मेवारी है क्या? यार तुम्हारा मिनिस्टर है, तुम संभालो ना। अब शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन एक प्रॉमिसिंग लीडर है, एक स्टेट संभाल रहा है, वो दिल्ली में मिलने आया, 4 दिन माँ बेटा के पास समय नहीं था कि उसको 1 मिनट के लिए समय दे दें। हाँ, स्टालिन भी तो आया था तमिलनाडु वाला, उससे मिले हैं दोनों, माँ बेटा जी दोनों मिले हैं, पर हेमंत सोरेन से नहीं मिले। हेमंत सोरेन नाराज होकर चले गए। अभी हेमंत सोरेन जो है गठबंधन तोड़ देंगे, अभी वापस आके बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे, तो ये कहेंगे लो जी बीजेपी ने हमारी सरकार तोड़ दी।
अरे भैया तुम्हारे पास चीफ मिनिस्टर्स के लिए टाइम नहीं है। अच्छा मुझे यार एक बात समझ नहीं आती कि ये दोनों ये माँ बेटा करते क्या सारा दिन, इनके पास काम क्या है? गवर्नमेंट इनकी कहीं है नहीं, इनको कुछ करना होता नहीं, कोई संगठन का काम ये देखते नहीं, स्टेट्स का दौरा ये करते नहीं। अब करते क्या हो? 4 दिन तुम्हें एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिलने का टाइम नहीं मिला, क्या करते हो भाई? वैसे 40-40 दिन बैंकॉक पड़े रहते हो, तब उसके लिए टाइम होता है तुम्हारे पास। भारत के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए टाइम नहीं है, फिर कहते हो जी हमारा चीफ मिनिस्टर तोड़ लिया, हमारा मिनिस्टर तोड़ लिया। अब आगे सुनिए। अच्छा विपक्ष में बैठे हो, 40 तुम्हारे सांसद नहीं हैं, काम तुम्हारे पास कुछ है नहीं, फिर भी तुम्हारे पास, तुम इतने बिजी हो कि तुम्हारे पास हेमंत सोरेन के लिए टाइम नहीं था। अब आपको मैं बताता हूँ भाई, इंदिरा जी ने टाइम नहीं था तो वो प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर को वाकई 1000 काम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अगर इतना ज़्यादा बिजी है, अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, दुनिया भर की डिग्नेटरीज आई होती है, उनसे मिलना होता है, दुनिया भर के कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री समय न दे पाए, बात समझ में आती है। पर अब आप मोदी जी का एक और उदाहरण मैं आपको सुना देता हूँ स्टोरी। आज से करीब ये 5 या 6 साल पुरानी बात है। तो ये हमारी ना ये दृष्टिहीन जो बच्चे हैं, जो जूनियर बच्चे थे, कोई 12-14 साल वाले, उस एज ग्रुप के बच्चे क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने गए थे, और दृष्टिहीन बच्चों का भी क्रिकेट होता है। तो उसमें वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, इस बार भी फिर जीत के आए, लगातार 2 बार जीत गए। तो वो शायद कोई जूनियर टूर्नामेंट था, जूनियर छोटे बच्चे थे। तो वो बच्चे जब वापस आए, पाकिस्तान में हुआ था शायद वर्ल्ड कप ये, तो वहाँ से जब ये पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जीत के वापस आए तो सब समाज कल्याण मंत्रालय ने उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए दिल्ली में अपने मिनिस्ट्री में एक ऑफिस में एक कार्यक्रम किया। उसमें मंत्री जी थे और विभाग के अन्य बड़े सीनियर अधिकारी थे, और बड़ा अच्छा माहौल था। तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि सर मोदी जी से मुलाकात हो सकती है क्या? तो अब सब ऐसे एट रैंडम, देश के प्राइम मिनिस्टर से एट रैंडम मुलाकात होना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी उस विभाग के जो सबसे सीनियर IAS अधिकारी थे, अवनीश अवस्थी जी थे उस समय, जो आजकल यूपी में है, तो उन्होंने कहा कि देखिए है तो बड़ा मुश्किल है और इतनी जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं हम। तो उन्होंने सब PMO में एक मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे जो हमारी बच्चों की जो वर्ल्ड कप विनर टीम है वो आई हुई है और उनकी इच्छा है कि क्या प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो सकती है। ये उन्होंने मैसेज छोड़ दिया। करीब 15 मिनट बाद PMO से वापस मैसेज आया कि कितनी देर में आप PM हाउस पहुंच सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी ने तुरंत टाइम दे दिया और ये पूछा कि कोऑर्डिनेट कर लो कि वो कितनी देर में PM हाउस पहुंच जाएंगे। तो वो नज़दीकी था, तो उन्होंने बोला साहब 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। तो साहब वो सभी बच्चों को लेके समाज कल्याण विभाग के अधिकारी PM हाउस पहुंच गए, प्रधानमंत्री आवास में। उधर से मोदी जी भी आ गए और मोदी जी ने PM हाउस में तो भाई चाय नाश्ते का सबके लिए इंतज़ाम होता ही है। तो मोदी जी आके बैठे, बच्चों के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, फ़ोटो खिंचाई। फिर उन्होंने ऐसी एक जिज्ञासा बताई कि आप लोग ये आखिर ये क्रिकेट, दृष्टिहीन बच्चे क्रिकेट खेलते कैसे हैं? तो उन्होंने बोला था वो बॉल होती है, इतनी बड़ी बॉल होती है और उसके अंदर ना कुछ वो घुंघरू और ऐसी आवाज़ आती है जब वो बॉलिंग करते हैं, तो उस आवाज़ से अंदाज़ा लगा के वो बैटिंग करते हैं। उसी तरह बॉलिंग होती है, उसी तरह फील्डिंग होती है। तो उन्होंने बोला मुझे आप करके दिखाओ, खेल के दिखाओ। तो बाकायदा साहब वहाँ पे क्रिकेट का एक मैच हुआ और जिसमें मोदी जी भी खेले साथ में, और मोदी जी ने 15 मिनट का समय दिया था और वहाँ पे लगभग 45 मिनट तक आप बच्चों के साथ रहे, बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सब इसे कहते हैं देश का प्रधानमंत्री, इसे कहते हैं देश की लीडरशिप, जो छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल करता है। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये मैसेज गया कि दृष्टिहीन बच्चे हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए क्या आप मोदी जी मिल सकेंगे? मोदी जी ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स जो गैर ज़रूरी थी वो कैंसिल करके पहले बच्चों से मिलने के लिए समय दिया। तब दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप।
और एक महान लीडर ही नई लीडरशिप बनाता है, और जो लीडरशिप उसके पास होती है उसे संभाल के रखता है, उसे और ग्रूम करता है और अपने से भी बड़े लीडर्स तैयार कर देता है। अब अगर कांग्रेस की लीडरशिप अपने चीफ मिनिस्टर्स को और हेमंत विश्व शर्मा जैसे प्रॉमिसिंग लीडर्स को भी संभाल के नहीं रख पाती है तो सब ये इसमें कहीं तो दोष है ना। और इतिहास में 400 सीटों से आज पार्टी 40 सीटों पे पहुंच गई है और लीडरशिप को अब भी अकल नहीं आई। सब मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप को अपनी ये आदतें सुधारनी चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि ये 40 सांसद अभी बचे हैं ना, 40-50 कुछ, ये 4 रह जाएंगे सर अगले चुनाव में। और मुश्किल से 2-3-4 राज्यों में वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं, तब वो भी नहीं रहेंगी अगर अपने कोएलिशन पार्टनर्स को और अपनी जूनियर लीडरशिप को संभाल कर नहीं रखेंगे। इनको मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए कि लीडरशिप कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे लीडर्स बनाए जाते हैं। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, बहुत जल्दी अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।